हेलो नमस्कार बच्चों। समग्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7वीं की श्रृंखला का एक दूसरे पाठ के 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तक के प्रश्नोत्तर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं अध्याय 2 कौन सा है हमारा। अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण। इसमें पाठ के पूर्व तैयारी दी गई हैं, आप इसको रीड कर लेंगे। थोड़ा सा जल्दी पढ़ लेते हैं। पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, अतः वे स्वपोषी कहलाते हैं। अन्य जीव जंतु पोषण के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों एवं अन्य जीव जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। प्राणी अपने भोजन में पादप उत्पाद एवं जंतु उत्पाद जैसे अनाज, फल, सब्जियां, दूध, दही, पनीर, अंडा, मांस, मछली एवं शहद को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। भोजन उस स्थान विशेष की उपलब्धता के आधार पर होता है। कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार का भोजन व्यक्ति ग्रहण करता है तो वो उसकी भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है कि वो किस क्षेत्र में रहता है। जैसे जो लोग समुद्री क्षेत्र में रहते हैं वो ज़्यादातर मांस मछली का उपयोग करते हैं भोजन में। जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं वो ज़्यादातर खाद्यान्न का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक गतिविधि दी गई है कि कुछ प्रोटीन के स्रोतों के नाम दिए गए हैं और नीचे लिखा है कि अपने सहपाठी का नाम लिखिए और उसने प्रोटीन के रूप में भोजन में क्या खाया उसका नाम लिखना है। तो यहाँ पर मैंने मन से कुछ 10 नाम लिख दिए हैं और उन्होंने क्या खाया प्रोटीन के स्रोत के रूप में उनके बारे में लिख दिया है। आपको क्या करना है कि अपनी क्लास के जो आपके दोस्त मित्र बंधु हैं उनके नाम लिखना है और उनसे पूछना है कि उन्होंने प्रोटीन के लिए क्या खाया, मतलब ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ खाया जिसमें प्रोटीन हो, तो उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। तो मैंने ये उदाहरण स्वरूप लिख दिए हैं। आप अपनी क्लास के बच्चों के नाम लिख करके और उन्होंने प्रोटीन के लिए क्या क्या खाया वही लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, कोई व्यक्ति उल्टी दस्त से पीड़ित है तो चिकित्सक उसे क्या लेने की सलाह देंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा ORS का घोल। जब भी कोई व्यक्ति को ज़्यादा उल्टी दस्त होने लगते हैं तो उसे तुरंत ही ORS का घोल देना चाहिए। इसके बाद आता है प्रश्न विकल्प दूसरा, यदि किसी व्यक्ति में पित्तरस उत्पादन में कमी है तो पाचन की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक प्रभावित होगी? तो इसमें हो जाएगा रासायनिक पाचन, क्योंकि पित्तरस जो है वो वसा का पाचन करता है, वसा का इमल्सीकरण कर देता है जिससे उसका पाचन शुरू हो जाता है। तो इसका हो जाएगा रासायनिक पाचन। उसके बाद आता है तीसरा विकल्प, छोटी आंत क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाने वाले दीर्घरोम की संरचना पाचन और अवशोषण में उनके कार्य से कैसे संबंधित है? तो जो दीर्घरोम है वो छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली की समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको हम दीर्घरोम कहते हैं। इनका काम क्या है कि ये पचे हुए भोजन के अवशोषण की दर को बढ़ाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ा हुआ सतह क्षेत्र पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके बाद आता है हमारा चौथा प्रश्न, चौथा विकल्प, कृमाकुंचन पाचन में किस प्रकार सहायता करता है? कृमाकुंचन अर्थात एक विशेष क्रम में ग्रसिका का संकुचन और शिथिलन, तो उसको बोलते हैं हम कृमाकुंचन। तो कृमाकुंचन क्या करता है? यह मांसपेशियों के संकुचन के माध्यम से भोजन को पाचन तंत्र में ले जाने में मदद करता है। तो यह था हमारा चौथे प्रश्न का आंसर। इसके बाद आता है प्रश्न विकल्प क्रमांक 5वां, क्षुद्रांत पाचन और अवशोषण के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, क्योंकि क्षुद्रांत को हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो है भोजन का पूर्ण पाचन भी होता है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा B, यह वह जगह है जहाँ भोजन पोषक तत्वों में टूट जाता है और रक्त प्रवाह में अवशोषित हो जाता है। तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा
कि पाचन तंत्र में क्षुद्रांत में जो है भोजन का पूरी तरह से एक तो पाचन हो जाता है और पाचन के पश्चात उसका अवशोषण भी हो जाता है और वह खून में मिल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पाँचवें का। इसके बाद आते हैं हमारे रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें आपको ऊपर विकल्प दिए गए हैं ब्रैकेट में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचन, स्टारफिश, स्वाद कलिकाएँ और अंतःग्रहण। 5 नीचे खाली स्थान दिए गए हैं, उनको पूरा करना है। तो पहला है जटिल खाद्य पदार्थों का सरल खाद्य पदार्थों में विघटन पाचन कहलाता है। तो पहले का आंसर हो जाएगा पाचन। दूसरा है स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु का आहार करती है। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा स्टारफिश। तीसरा है आहार को मुखगुहा द्वारा अंदर लेने वाली प्रक्रिया को अंतःग्रहण कहते हैं। तो तीसरे का हो जाएगा अंतःग्रहण। चौथा है स्वाद का पता लगाने के लिए जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं। तो चौथे का आंसर हो जाएगा स्वाद कलिकाएँ। पांचवा है आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रावण होता है। तो पांचवें का आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यदि किसी को राइटिंग समझ में ना आए तो मैंने ऊपर ऑप्शन के ऊपर नंबर भी डाल रखे हैं, तो आप उस नंबर को देखकर भी उस वाले आंसर को उस खाली स्थान में भर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय में हमारा दूसरे नंबर का प्रश्न है मानव पोषण के विभिन्न चरणों को सही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। यहाँ पे पाचन तंत्र के जो विभिन्न चरण हैं उनको दिया गया है, तो आपको सही क्रम में जमाना है। लिखा है पाचन, अंतग्रहण, अवशोषण, निष्कासन और स्वांगीकरण। तो इसके उत्तर में सबसे पहला आएगा अंतर्ग्रहण, क्योंकि सबसे पहले तो हम भोजन को ग्रहण करते हैं। फिर आ जाएगा पाचन। अंतर्ग्रहण जैसे ही हम कर लेते हैं तो भोजन का पाचन हो जाता है। पाचन के बाद आएगा अवशोषण, क्योंकि जब भोजन पचता है तो छोटी आंत में इसका अवशोषण होता है और ये अवशोषण होके रक्त में मिल जाता है। फिर आएगा स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है, जो अवशोषण के बाद जो भोज्य पदार्थ में से जो पोषक तत्व हैं वो रक्त में मिलते हैं और विभिन्न अंगों तक पहुंचते हैं, तो आ जाएगा स्वांगीकरण। और उसके बाद लास्ट आता है निष्कासन। पचे हुए भोजन के अवशोषण के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बचते हैं उनको शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है अंत में। तो ये इस तरीके से क्रमबद्ध आ जाएंगे। पहला अंतःग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा निष्कासन। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 3, पित्त कहाँ निर्मित होता है। तो इसका उत्तर है पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है। यह पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित रहता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 4, पहेली स्कूल जाने के लिए जल्दी जल्दी भोजन खा रही थी। अचानक उसको खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। पहेली के साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसका आंसर है जल्दी जल्दी भोजन करने से कभी कभी भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे अचानक खांसी उठती है और हिचकी आने लगती है। तो ये था चौथे प्रश्न का आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर है शरीर की वृद्धि एवं विकास तथा काम करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा 6 नंबर का, रोटी के टुकड़े को जब आप मुंह से चबाते हैं तो वह कुछ समय बाद मीठी लगने लगती है, क्यों। आपने देखा होगा जैसे हम रोटी को चबाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ी थोड़ी मीठी लगने लगती है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रोटी के टुकड़े को जब हम मुंह से चबाते हैं तो मुंह में उपस्थित लार रोटी में मौजूद मंड को शर्करा में बदल देता है, जिससे रोटी मीठी लगने लगती है। इसके ऊपर आपने
पाठ्य पुस्तक में एक प्रैक्टिकल भी किया होगा कि जब हमने चावल को चबाया था और उसके बाद उसमें आयोडीन डाला तो चबाए हुए चावल का जो पेस्ट था वो नीले रंग का हो गया था। क्यों? क्योंकि उसमें चावल में जो शर्करा थी वो जो कार्बोहाइड्रेट या मंड था वो शर्करा में बदल गया था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7। अब आते हैं यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न। बूझो जानना चाहता है कि क्या घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन समान रूप से होता है? यदि कुछ भिन्न है तो उसका विवरण लिखें। तो आपको मालूम ही है कि घास खाने वाले जंतु में पाचन अलग तरीके से होता है और मनुष्य में पाचन एक सामान्य तरीके से होता है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, घास खाने वाले जानवर एवं मनुष्यों में भोजन का पाचन भिन्न होता है। जानवर पहले भोजन को जल्दी जल्दी निगलकर उसे रुमेन में भंडारित कर लेते हैं, यहाँ आंशिक पाचन होता है। उसके बाद जानवर छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को पुनः मुख में लाता है। इसके बाद भोजन क्षुद्रांत्र, अंधनाल एवं बृहदांत्र में जाता है, जहाँ भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो ये था 7वें प्रश्न का आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है 8वें नंबर का प्रश्न। मानव पाचन तंत्र के आमाशय में पाए जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की पाचन क्रिया में क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl आपने पढ़ा होगा कि ये आमाशय की आंतरिक भित्ति में स्रावित होता है और ये क्या करता है कि भोजन के साथ जो हानिकारक जीवाणु पेट में चले जाते हैं उनको नष्ट कर देता है और साथ ही साथ भोजन को अम्लीय बना देता है, जिससे उस पर पाचन की क्रिया सक्रिय रूप से होने लगती है। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 9। दीर्घ रोम क्या है, कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य लिखिए। तो हम देखते हैं दीर्घ रोम, हेडिंग लिखना है इसी तरीके से। दीर्घ रोम क्षुद्रांत्र मतलब छोटी आंत, क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। इनके कार्य क्या हैं? तो लिखेंगे हम, दीर्घ रोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। अभी हमने सबसे शुरुआत में ही पढ़ा था कि दीर्घ रोम जो है वो क्या करते हैं, छोटी आंत की आंतरिक भित्ति पर पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भोजन का अवशोषण होता है। तो ये क्या करते हैं, पचे हुए भोजन की जो अवशोषण के लिए जो संपर्क तल है उसको बढ़ा देते हैं, ताकि अवशोषण की दर तेज हो सके। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। यदि मनुष्य के रदनक दांत ना हो तो क्या होगा? तो इसका उत्तर बनेगा, मनुष्य के रदनक दांत खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। यदि रदनक दांत नहीं होंगे तो खाद्य पदार्थों को चीरने और फाड़ने में समस्या होगी और अच्छे से चबा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 10। दूध के दांत तथा स्थायी दांत में क्या अंतर है? दूध के दांत, इसका उत्तर है, दूध के दांत हमारे दांतों का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत कहते हैं। आपको पता होगा कि आपके जब छोटे में थे आप 5-6 साल 7 साल के, तो आपके लगभग दांत हर महीने या टूटते ही रहते होंगे, क्योंकि जो आपके बचपन में पहली बार जो दांत निकले वो 8 वर्ष तक रहते हैं और सारे के सारे गिर जाते हैं। वही दांत दूध के दांत कहलाते हैं। उसके बाद जो आते हैं उनको हम स्थायी दांत कहते हैं। तो इसका आंसर होगा स्थायी दांत। दूध के दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं, जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं।
ये दांत सामान्यतः पूरे जीवन बने रहते हैं, वृद्धावस्था तक। यदि कोई व्यक्ति सामान्य स्वस्थ है तो, नहीं तो यदि कोई अच्छे से साफ सफाई नहीं रखता है तो वृद्धावस्था से पहले भी बहुत सारे लोगों के दांत गिर जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रश्न, मानव पाचन का नामांकित चित्र बनाइए, उनके मुख्य भागों के नाम लिखिए। तो ये नीचे मुख्य भागों के नाम दिए गए हैं पाचन तंत्र के, और यहाँ पर ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, पाठ 2 में आप देखेंगे तो ये पाचन तंत्र का, मानव पाचन तंत्र का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पे इस बॉक्स में बनाना है। यदि सीधे पेज में नहीं आ रहा है तो हम उसको आड़े में भी बना सकते हैं। तो मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाकर बॉक्स में, और यहाँ पे नाम लिख देना है। मुख्य भाग कौन कौन से हैं? मुखगुहिका, लाला ग्रंथि, ग्रसिका, आमाशय, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, क्षुद्रांत्र, बृहदांत्र, मलाशय और मलद्वार। तो ये था 12वें नंबर का प्रश्न। तो इस बॉक्स में ये वाला चित्र बनाना है और ये इसके नीचे नाम लिखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, निम्न पाचन संबंधित क्रियाओं को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ पे 2 अलग अलग हेडिंग दी गई हैं। ये जो पाचन संबंधी क्रियाएं हैं इनके बारे में लिखना है। तो पहली है अंतःग्रहण। इसका उत्तर हो जाएगा, आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। बा में है स्वांगीकरण। इसका उत्तर हो जाएगा, अवशोषित खाद्य पदार्थों को रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना स्वांगीकरण कहलाता है। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 14, जलाशयों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव अमीबा में पाचन क्रिया विधि को समझाइए। तो इसमें चित्र से समझाना है। तो इसके लिए जो चित्र है ये वाला आ जाएगा। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी बना है। पाठ 2 आप जब खोलेंगे प्राणियों में पोषण, तो उसके अंत में ये वाला आपको चित्र दिखेगा। चित्र में 2.10 को आप देखेंगे तो ये वाला चित्र दिखेगा। तो ये चित्र बनाना है 8 ग्रेड के, ये 14 नंबर के प्रश्न में। और उसके नीचे क्या लिखना है, अमीबा सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे खाद्य कण का आभास होता है तो यह खाद्य कण के चारों ओर पादाफ विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ खाद्यधानी में पहुंचता है जहां पाचक रस पाचन कर देता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो है ना, इसको जब जैसे ही आभास होता है कि इसके आसपास कोई खाने वाली चीज़ है तो ये उसके चारों ओर अपने शरीर के पादाप विकसित कर लेता है और उसको अंदर निगल लेता है। अंदर निगलने के बाद भोजन जो है वो खाद्यधानी में पहुंचता है। खाद्यधानी में बहुत सारे पाचक रस होते हैं, वो भोजन का पाचन कर देते हैं और बाकी बचा अपशिष्ट बहिक्षेपित अपशिष्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। उसके बाद है दांतों की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के दांतों के नामांकित चित्र एवं कार्य लिखिए। तो ये है 14 नंबर प्रश्न का बा। 14 नंबर में 2 हैं, आ और बा। तो 14वें का बा है, इसमें दांतों की व्यवस्था का चित्र बनाना है। तो ये वाला चित्र जो है ना, ये वाला आएगा 14वें नंबर के बा में। दांतों की व्यवस्था के जो चारों प्रकार के दांत हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, तो ये आ जाएगा 14वें के बा में। और उसके नीचे दांतों के कार्य भी लिखना है। तो ये कार्य हम लिख देंगे कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कृंतक, ये काटने एवं दंशन का काम करते हैं। दूसरा है रदनक, ये चीरने और फाड़ने के काम आते हैं। तीसरा है अग्रचवर्णक, ये चबाने और पीसने के काम आते हैं। चौथा है चवर्णक, ये भी चबाने और पीसने के काम आते हैं। इसके बाद है ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाइए। तो ग्रसिका में भोजन की गति का नामांकित चित्र बनाना है। तो ये वाला चित्र जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। इसमें आमाशय थोड़ा सा दिख नहीं रहा है,
यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरीके से बना होगा आमाशय, ये इस तरीके से आपको किताब में दिख जाएगा, है ना। तो ये बनाना है आपको लास्ट प्रश्न में 15 नंबर के आ में ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। और इसके बाद है 15 नंबर का आ हो गया, इसमें ये चित्र बनाना है। और 15 नंबर का बा है, घास खाने वाले जंतुओं में पाचन का नामांकित चित्र बनाइए। तो 15वें नंबर के प्रश्न में ये वाला चित्र बनाना है, ठीक है। ये किसी रोमन्थीन आमाशय का चित्र, मतलब यदि इसमें आप पूरा नहीं बना सकते हो गाय का चित्र और ये, तो बीच बीच में जो आमाशय का डायग्राम बना हुआ है ना, सिर्फ वो बना देना है और नाम लिख देना है, ठीक है। चलिए, तो ये थे अभी हमारे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तक कक्षा 7वीं के पाठ 2 के प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो साथियों लाइक करें और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसको पहुंचाएं, ताकि सभी को प्रश्नोत्तर ढूंढने में समस्या ना हो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।